ताकि सब ज्वाइन करें। वालेकुम अस्सलाम मैम। ओके मैम। किसका बनाया?
जी आज हमने जो डिस्कस करना है वो आपका आज पैटर्न है और कुछ रिवीजन है स्टार्ट से, वो हम रिवाइज करते हैं अपने कुछ। ठीक है, वाइट बोर्ड ओपन हो जाए फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चे, फर्स्टली पेपर पैटर्न नोट डाउन कर लें कि आपको क्या क्या आएगा। ठीक है, MCQs हैं फर्स्ट स्टेप में तो आपके पास, जो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में आपको होंगे, और ये बेस करेंगे आपके, ये 1 मार्क्स का भी हो सकता है और बच्चे के 0.5 का भी होगा। ठीक है, ये टोटल वैसे 6 मार्क्स के आएंगे, वो अब जो ऑर्डर्स आते हैं उसके मुताबिक देखते हैं। वैसे टोटल इनका वेटेज जो है वो 6 मार्क्स है। ठीक है, उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 5 आएंगे, जो कि वो भी 6 मार्क्स के होंगे। ये आपके पास 5 आएंगे, जो कि 6 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये आपके पास 2 भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, और ये आपको एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स भी आ सकते हैं। बस ये ध्यान में रखें कि इसका वेटेज जो है वो 8 है। ठीक है, ये 8 मार्क्स के होंगे। टोटल आपके पास क्या है, 20 मार्क्स। अब पैटर्न से रिलेटेड अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, तो फिर देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड?
के पैटर्न में और क्या क्या है, या क्वेश्चन कैसे हैं, शॉर्ट कैसे हैं, लॉन्ग कैसे हैं। एमसीक्यूज जो हैं वो कंसेप्चुअल होंगे आपके, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट का हर चीज़ के। और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यूज में मैंने कम से कम न्यूमेरिक ऐड किए। शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो न्यूमेरिकल हैं सारे ही आए आपके पास, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके पास न्यूमेरिक ही होंगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट आप समझिए कि आपका जो है वो एमसीक्यू। शॉर्ट क्वेश्चन में 5 होंगे या 5 मार्क्स के होंगे? 5 होंगे और 6 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ओके फिर मैम। टोटल बनता है ना आपका 20 का। वो 1 मार्क का ही होगा, वो इतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं होंगे। बस ये उसमें कॉन्सेप्चुअल आपकी चीज़ें चेक करनी होंगी कि आपको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपके पास 4 मार्क्स का एक होगा। ठीक है, ओके मैम, वो भी थैंक इस यू। तरह से है, वो भी इस तरह से मैंने पार्टीशनिंग की है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल, इनमें से एक क्वेश्चन होगा, और नेक्स्ट जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं आई थिंक उनमें से एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, यस मैम। इस तरह से आप लोगों की मैंने डिवीजन कर दिया कि प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल को मिला के एक काम हो जाता है वो सारा जो आपने जितना भी किया, और फिर उसके अलावा जो आपने काम किया है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टार्ट होता है वहाँ से लेके तो जो आपने पॉइसन, ज्योमेट्रिक और बाइनोमियल, ये 3 डिस्ट्रीब्यूशंस किए। अब ज्योमेट्रिक के ऐसे जितने क्वेश्चंस नहीं मिले मुझे, तो जितनी आप वो आप कह लो कि वो स्टेटमेंट खुद ही बता देती है कि ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे तो मैं मसरूफ़ ही इतना रही थी कि ढूंढने का मुझे टाइम ही नहीं मिला खुद से कंसर्न करने का। तो हो सका तो मैं इंशाल्लाह ये देख के तो फिर कर दूँगी आपको सेंड उसकी फ़ाइल भी ज्योमेट्रिक की। अदरवाइज़ जो जितनी हमने 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है मेरा ख्याल है वो इनफ है। इतना ज़्यादा उसका नहीं, उसके मीन वेरिएंसेस उनकी प्रैक्टिस कर लें कि पता हो कि कैसे आया, मीन कैसे आया, कहाँ पे कौन सा थ्योरम लग रहा है। जैसे बाइनोमियल में बाइनोमियल थ्योरम लगता है, पॉइसन में हम लगाते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज़ लगाते हैं, और जबकि उसमें ज्योमेट्रिक में हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट लेक्चर जो था आपके साथ बेसिक प्रोबेबिलिटीज़ पे था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के अकर होने का चांस होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी इवेंट के अकर आते बुलेट्स के साथ हैं, इनको लाजमी पढ़िएगा कि इट इज़ क्वान्टिफाइड एज नंबर बिटवीन 0 and 1। ठीक है, 0 इंडिकेट्स इम्पॉसिबिलिटी और 1 इंडिकेट्स सर्टेनिटी। तो जहाँ सर्टेनिटी का वर्ड आएगा, अगर कोई फर्स्ट एग्जाम्पल आपसे कोई पूछ लेता है कि सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 1। 1 होगी। ठीक है, इस तरह से करके पूछा जा सकता है। मैं आपको जस्ट प्रिपरेशन हम टाइम में ना अभी इस वीक में हम इस तरह से छोटी छोटी बातें जो आ सकती हैं या जो कभी भी आपसे कोई पूछ सकता है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या हैं ये आपको सोचना पड़ेगा कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और उसके बारे में चॉइसेस दी हुई हैं, तो हमने ये देखना होता है कि क्या इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो इम्पॉसिबिलिटी की तरफ जा रही है। अगर वो इम्पॉसिबिलिटी के बारे में क्वेश्चन है तो आपने डेफिनेटली उसका आंसर क्या है, 0। ठीक है, फिर उसके बाद ये जहन में रखें जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हायर होगी उसके अकर होने का चांस भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी फील्ड्स हैं कुछ, और इवेंट्स की इंफॉर्मेशन की सेट थ्योरी जो आपने पढ़ी होती है वो सारा इसमें। सैम्पल स्पेस क्या है, वो तमाम आउटकम्स जो आपके एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके पॉसिबल आउटकम्स को बताएंगे, वो सैम्पल स्पेस है जिसमें आप हर एलिमेंट को लिस्ट अप करते हो, हर एक पॉसिबिलिटी को लिस्ट अप करते हो। फिर जब आप उसमें से किसी इवेंट को डिफाइन करते हो, मतलब अपने इंटरेस्ट को, जैसे आप अगर 10 टाइम्स जो कॉइन है उसको टॉस कर रहे हो लेकिन आपका इंटरेस्ट हेड में है, तो आपका इवेंट जो है वो हेड है। ठीक है, सेट होता है, इसको जहन में रखें। कुछ छोटी छोटी सी एग्जाम्पल थी आपके पास सैम्पल स्पेस को बनाने के लिए पता थी। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर कभी आ जाए तो कैसे हम लिख सकते हैं, तो इनको मैंने आपको ट्री डायग्राम से बनाना सिखाया हुआ, तो वैसे ही आप इनको बना सकते हैं। उसके बाद हमने ऑपरेशंस पढ़े थे सेट्स पे, 4 तरह की, यूनियन,
इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कम्प्लीमेंट का। यूनियन में क्या था कि आप ए और बी को कंसिडर करते हो, इंटरसेक्शन में क्या था, आप ए एंड बी को कंसिडर करते हो। जहां आप किसी इवेंट के दरमियान, दो इवेंट्स के दरमियान और का वर्ड आ जाएगा तो आपने फ़ौरन आपका ज़हन में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे यूनियन की बात हो रही है, ठीक है। दोनों और का मतलब है कि या तो ये आ जाए या ये वाले इवेंट आ जाए, दोनों के आने का चांस नहीं वो कहता। लेकिन जब बोथ का वर्ड लगा दे या फिर जब आपके पास एंड की वर्डिंग यूज़ कर ले, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने इंटरसेक्शन वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। ये आगे फर्दर आप पढ़ेंगे ये किस किस के इक्विवेलेंट होते हैं। याद है कि हमने यूनियन के लिए एडिशन लॉ पढ़ा था और इंटरसेक्शन के लिए कौन सा लॉ पढ़ा था? जी याद है कि नहीं? क्या सिर्फ मुझे सुनना है? आज तो मैंने कहा था आप लोग मुझे छोटी छोटी बातें बताएंगे। ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन लॉ पढ़ा था, ठीक है, जो इंडिपेंडेंस को शो करता है, जो कंडीशनल की प्रोबेबिलिटी को लेता है। ये टर्म हम कहाँ पढ़ते हैं? या तो कंडीशनल के फॉर्मूला में पढ़ते हैं या फिर जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तब हम ये काम करते हैं। उसके बाद कम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, जब एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी पता हो तो नॉन अकरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नॉन अकरेंस पता हो तो अकरेंस की फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंस में क्या होता है, ए माइनस बी, सेट थ्योरी में इसको पढ़ चुके हैं कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं होते। वेन डायग्राम आपके जो सेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकली एक वे है जिसमें आप एक रेक्टेंगल और सर्कल्स को यूज़ करते हैं और उसमें फिर आप सिमिलर और डिससिमिलैरिटी को शो करते हैं बाय यूजिंग द सर्कल्स, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन थोड़ी होगी, वो पढ़ लीजिएगा। इसका वर्क क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, वो पढ़ लें। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? पहले तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट आपके पास कोई भी प्लान्ड एक्टिविटी होती है जिसको आप प्लान करते हो, जी अच्छा मैंने ये काम करना है, ठीक है, या मैंने ये चीज़ों को ऐड करना है और फिर मुझे ये चीज़ इन रिजल्ट मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। उसके वन टाइम आप कह लो कि जब आप किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हो, किसी काम को कर रहे होते हो, तो वो आपका एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन जब आपके पास आपको ये पता हो कि अब यहाँ पे एक से ज़्यादा आउटकम की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, अब वो आप एक्सपेरिमेंट वन टाइम करो या एन टाइम करो, ठीक है, लेकिन आपके पास ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि जो आपके पास आउटकम आएगा ना वो रैंडम है, एक से ज़्यादा है, तो वो आउटकम कोई भी आ सकता है। तो तब ये जो रैंडम का वर्ड है वो तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास एक से ज़्यादा जो चांसेस होते हैं आउटकम के वो होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 54 स्ट्रेंथ है, अगर एक बच्चा सेलेक्ट करना हो, ठीक है, और मैंने आपके 54 के जो रोल नंबर्स हैं वो एक बास्केट में बनाई हो, उसमें लिख कर ना स्ट्रिप्स पे, तो उसको मैं शफल करूँ, उसमें से एक कार्ड को सिलेक्ट करूँ, तो क्या हर दफ़ा एक ही स्टूडेंट निकलेगा? नो मैम। नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। हो सकता है कि 10 की बाद फिर दोबारा वो स्टूडेंट निकल आए, लेकिन बात ये है कि आपके पास आउटकम्स के पास, आपके पास जितने भी आउटकम्स हैं उनके पास जो चांस है वो 1/54 का है। मतलब कोई भी आउटकम अगर आएगा तो उसके पास जो है वो इक्वल चांस है, ठीक है। और यहाँ पे रैंडम ये है कि कोई भी किसी बार में रोल नंबर कभी 3 आ जाएगा, अगर मैं दोबारा रिपीट करूँ क्या पता रोल नंबर 51 सेलेक्ट हो जाए। तो इस तरह से जब आपके पास आउटकम का जो कंफर्मेशन नहीं होती तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई प्लान्ड एक्टिविटी हो और आपको पता हो कि जी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो H2O बनेगी, तो ये तो फिक्स्ड है बात, ठीक है। तो जो फिक्स्ड बात है, जो एक्सपेरिमेंट प्लान्ड और फिक्स्ड है, वो आपके पास रैंडम नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ आपके पास एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करेंगी वो आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होगी। प्रॉपर्टीज़ हैं ये पढ़ लीजिएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? हाँ जी, मैथ्स। मैम वन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको वर्डिंग में बताना चाहें तो हम क्या बताएंगे? मैम जो सेम टाइम पे अक्कर नहीं हो सकते। ठीक है, जब आपका ए और बी इवेंट जो सेम टाइम पे अकर नहीं हो सकते, ठीक है। और ठीक है,
एग्जॉस्टिव इवेंट कौन से होते हैं? ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये सारी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है। तो ये एमसीक्यूज बेस आ सकता है, तो मोस्टली तो मैंने आपको यही कहा कि एमसीक्यूज बेस आएगा आपको थ्योरेटिकल। जो मैंने क्वेश्चन शॉर्ट दिए हैं वो न्यूमेरिक क्वेश्चन हैं, वो अब आपने टाइम को मैनेज करना है कि आप किस तरह से उसको जल्दी स्पीडीली कर सकते हैं। हाँ जी, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जो एक सेम टाइम पर कर ना हो सके या जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। तो आपके पास अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, आप दोबारा से उनका यूनियन करें और आपके पास सैम्पल स्पेस मिल जाए, तो वो आपके पास क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डाइस का जब मैंने ये करवाया था तो मैंने एक डाइस की एग्जांपल दी थी। अगर मैं डाइस के आउटकम्स के दो सेट बना लूँ, ठीक है, मैं बना लूँ जी ऑड नंबर्स का सेट और इवन नंबर्स का सेट, ठीक है। एक तो ये दोनों इकट्ठे अकर नहीं हो सकते। अगर हम डाई को रोल करें या तो ऑड नंबर आएगा या फिर इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो दोनों में कुछ सिमिलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अब अगर जब मैं इनको यूनियन करती हूँ तो मेरे पास दोबारा सैम्पल स्पेस बन जाएगी इमेजिनेशन में अगर करें तो? बताएं। डाइस की एग्जांपल को इमेजिन करें ना कि आपके पास दोबारा से क्या वो बन जाएगी सैम्पल स्पेस, अगर आप इवन और ऑड में डिवाइड कर देते हैं उस सैम्पल स्पेस को। नहीं समझ आ रही? बन जाएगी। बन जाएगी। इवेंट्स क्या हैं जिनमें हर इवेंट के हर आउटकम के पास इक्वल चांस होता है? एग्जाम्पल ली, आप तमाम स्टूडेंट्स की 54 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैंने किसी एक को सिलेक्ट करना हो, हर स्टूडेंट के पास इक्वल चांस है। इसमें मेरे पास कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि जी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रोल नंबर हैं उन्होंने ही सिलेक्ट हुआ, ठीक है। तो जब आपके पास हर इवेंट के पास इक्वल चांस होता है तो उसको हम कहते हैं कि इक्वली लाइकली इवेंट्स है। जैसे आप कह लो कि डाइस की एग्जाम्पल, कॉइन की एग्जाम्पल, आपकी चॉइसेस में, तो वो तमाम इवेंट्स जब आपके पास इक्वली लाइकली मतलब उनके आने का चांस सेम हो तो उनको इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी क्या है इनकी मैंने आपको बताई थी कि तीन तरह की हम पढ़ते हैं डेफिनेशंस को। क्लासिकल होती है, रिलेटिव होती है और एक्सिमेट्रिक होती है, ठीक है। हमारा फोकस जो रहता है वो एक्सिमेट्रिक तक रहता है। जो क्लासिकल और रिलेटिव होते हैं इनमें कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जिसकी वजह से एक्सिमेट्रिक डेफिनेशन को जो है वो कंसिडर किया। क्लासिकल जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आप इस फॉर्मूला को तभी यूज़ कर सकते हो, इस प्रोबेबिलिटी अप्रोच को तभी यूज़ कर सकते हो जब आपके पास इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली। यहाँ पे देखिए ना, ये वर्ड रिस्ट्रिक्शंस के साथ है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली। यहाँ पे इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब रिस्ट्रिक्शन लगाने का ये मतलब है कि जब इवेंट्स में ये क्वालिटी होगी तब ही हम उसको क्लासिकल डेफिनेशन से कर सकेंगे, ठीक है। कि रिलेटिव कहता था कि अगर आप इवेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम, ये इसके ड्रॉबैक्स भी लिखे हैं, ठीक है। दिस डेफिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल इफ इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। दिस डेफिनेशन इज ओनली एप्लीकेबल, ये तभी एप्लीकेबल है जब इवेंट्स इक्वली लाइकली है। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स शुड ऑलवेज बी फाइनाइट। आपके पास नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, नॉन होने चाहिए, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कब थी? जब आप एक्सपेरिमेंट को लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट करो। वो क्या कहता था कि एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाओ। जो रिपीट करने से ज़्यादा टाइम आपको यानी कि अगर आप 100 टाइम्स कर रहे हो और जो तब उस एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी आई है उसको कह दो जी ये आपकी प्रोबेबिलिटी है इवेंट। और हम इस तरह भी नहीं कर सकते, हम एक एक्सपेरिमेंट को कितनी दफ़ा रिपीट कर सकते हैं? पॉसिबल बात है ना। जो एक्सिमेट्रिक डेफिनेशन थी वो कहता था, इसने 3 एग्जाम्स दिए थे हमें, अगर हम पढ़ें तो वो फिक्स्ड होते हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट उन तीनों को प्रूव कर रहा है तो इट्स मीन कि हम अपनी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें सिंपल ये था कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस कर देते हैं, ठीक है। क्या थी ये? हर इंसान की अपनी पर्सनल यानी कि ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती थी, उसका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि वो किस इवेंट को कितना वेटेज दे सकता है, ठीक है, उस पर बेस कर बस था रूल काउंटिंग सैम्पल पॉइंट्स का। अच्छा, ये आपका लेक्चर नंबर 1 और 2 इकट्ठा था, मुझे याद आया कि ये शायद हमसे कवर नहीं हुआ था एक लेक्चर में, तो यही आपका लेक्चर नंबर 1 और यही लेक्चर नंबर 2 था आपका, ठीक है।
तो जो रूल्स हैं, रूल्स में आता है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ परमुटेशन और रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। याद है किसी को ये तीनों रूल्स में क्या डिफरेंस था और कब कब यूज करते या ये भी मैं नहीं बताऊंगी है? बताएंगे कि मैं ही बताऊंगी? हाँ जी मैम परमुटेशन तब यूज होता है जब हमने यानी कि एक ऑर्डर के साथ किसी ऑर्डर जब हमारे पास डिफाइन होता है, और कॉम्बिनेशन तब ऑर्डर यूज के होता है साथ। जब ऑर्डर डिफाइन नहीं होता, और मल्टीप्लिकेशन कब होता है? जब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट भी होते हैं और जब कंपाउंड एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, ये टर्म जहन में रखें कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कंपाउंड एक्सपेरिमेंट। अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो ये कंपाउंड तो नहीं है। अगर मैंने 2 कॉइन को टॉस किया तो ये क्या है? कंपाउंड है ना। अगर मैंने एक कॉइन और एक हेड को वो एक कॉइन और एक डाइस को थ्रो किया है या टॉस किया अपने एक्सपेरिमेंट में, तो ये भी क्या है मेरे पास? कंपाउंड है। ठीक है, तो जब आपके यस पास मैम। एक्सपेरिमेंट कंपाउंड होता है तब आप जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन लॉ से एवेलुएट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनमें तीनों में डिफरेंस हो गया। अब 1 और 2 में से अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आती वो मुझसे कोई बात है, कोई चीज़ जो पूछना चाहता है, जो जहन में क्लिक करती है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, नहीं है तो फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं। उससे प्रेजेंट तो अभी मैंने मार्क भी नहीं की, सबने प्रेजेंट भी बोलना शुरू कर दिया। आज अगर क्लास ले ही रहे हैं ना 50 के करीब टायर से स्टूडेंट्स, तो वो अटेंडेंस के लिए ही ले रहे हैं। और आपको जहन में रखें जो आपका क्लास पार्टिसिपेशन है उसमें अटेंडेंस पे काउंट हुई आपकी। ठीक है, जिन बच्चों के मार्क्स डिडक्ट हुए हैं मैंने वैसे अपलोड कर दिए हैं पोर्टल पर सबके, तो जिनके डिडक्ट हुए हैं तो वो उनकी अटेंडेंस बेस हैं और कुछ जिन्होंने फाइल सबमिट नहीं कराई थी उसके ऊपर बेस करते हैं। क्लास पार्टिसिपेशन में जो ऑरल आप कह लो कि अगर 2 आपके मैंने ऑरली कंसिडर किए हैं 2 मार्क्स, जो 2 मार्क्स हैं वो मैंने आपके हर टास्क फाइल के किए हैं और 2 मार्क्स ही आपके अटेंडेंस के लिए। ठीक है, ये टोटल 10 मार्क्स के एवेलुएशन मैंने किया आपकी। हाँ जी, चलिए अटेंडेंस पहले मार्क कर लेती हूँ फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करते हैं। लैपटॉप की बैटरी भी डेड है। तब तक अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो सोच के रखें, नहीं आता तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करते हैं। हाँ जी,
roll number 7001. Yes, ma'am. Present. 2. Aisha Rasool. Present, ma'am. Mahnoor Naveed. Present, ma'am. Mohammad Muzammil Khan. Mohammad Muzammil. Zarmeen Ijaz. Zarmeen Ijaz. Zainab Khalid. Arfa Aslam. Present, ma'am. May Habiba. Present, ma'am. Fazila. Present, ma'am. Sundar Shehzadi. Present, ma'am. Laiba Gul. लाइबा गुल. ठीक है. हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला. Ma'am, present. ठीक है. इमन इमरान. ईमान मकसूद. एहसान अली. मोहम्मद शहबाज. Present, ma'am. अरीज फातिमा. Present, ma'am. हाफिजा सवेरा. Present, ma'am. हाफिजा आमना. हाफिजा आमना. ज़ईम अहमद. Yes, ma'am. शीज़ा महमूद. शीज़ा महमूद. अच्छा जी. हाफिजा इकरा. Present, ma'am. माहम सलीम. माहम सलीम. हाफिजा महमूना शहजादी. Present, ma'am. हफ्सा जमील. Present, ma'am. मोहम्मद अली रज़ा. वकार हुसैन. Yes, ma'am. मोहम्मद सलमान. Present, ma'am. मियां फरहान. Yes, ma'am. आयशा इकबाल. Present. खदीजातुल कुबरा. खदीजातुल कुबरा. मोहम्मद अरसलान. मोहम्मद अरसलान. रिमशा यूनुस. रिमशा यूनुस. उमैर अहमद. Present, ma'am. सजावल मुश्ताक. Yes, ma'am. Present. लुकमान शाहिद. आतिका सलीम. Present, ma'am. मोहम्मद फ़हीम. Present. निमरा गुल. Present, ma'am. किंजाली. Present, ma'am. उसामा नसीर. Yes, ma'am. एमन मसूद. Present, ma'am. मोहम्मद शुएब भट्ट. Present. मोहम्मद उमैर बेग. Present, ma'am.
मोहम्मद आसिफ, Present. आमना शहबाज, Present. शीबा, पाकीज़ा जफर, आयशा शफीक, पाकीज़ा जफर, आयशा Present, शफीक, ma'am. निमरा हमाद, किश्वर, Present. इरा मकबूल, Present, ma'am. आसमा असलम। Present, ma'am. हाँ जी, और जो लेट अब जगह किसी ने ज्वाइन किया है, जब प्रेजेंट उसने बताया कि उसके माइक का इशू है। मैम हाफिजुल्लाह 7012 मैम 7012 ठीक है करिए फिर। एब्सेंटीज देख लें कौन कौन है, अगर कोई बच्चा भी फिर प्रेजेंट हुआ है तो वो भी बता दें। एब्सेंटीज में मोहम्मद अरसान, लुकमान शाहिद और शीबा नसर। बाकी जो बच्चे नहीं अटेंडेंस बोलते वो समझते हैं कि बहुत फख्र की बात है, हमारी तो लग ही जाती है। तो वो तो ऐसे ही हैं जैसे आप दीवारों को बिठा दें या दीवारों को पढ़ा रहे हैं। ये आप लोगों का कोई इम्पैक्ट अच्छा तो नहीं है टीचर में। बाद में आप लोगों के असाइनमेंट्स में ऐसे फुल मार्क्स होते हैं कि जैसे पता नहीं बहुत मेहनत करते हैं मैथ्स वाले। सबकी जो 2 असाइनमेंट्स कॉपी होती हैं पूरी क्लास में, जो एक बच्चे की गलती है वो या तो 20 बच्चों की गलती है या फिर वो 15 बच्चों की गलती निकलती है। अगर 25 बच्चों ने सही किया ना तो वो भी एक ही असाइनमेंट घूम रही है हर पूरी क्लास में। आपकी तो स्पेशली ये केस मैंने देखा है ना। बाकी तो जो दूसरे सेक्शंस हैं उनमें तो ये होता है कि वो थोड़ा शायद लिहाज कर रहे होते हैं, इस सेंस में कर रहे होते हैं कि वो खुद भी थोड़ी उन्हें नज़र आ रहा होता है, उनमें वेरिएशन नज़र आ रही होती है मार्क्स की। जो जिस बच्चे ने लिखा है ना कि अप्रॉक्सीमेटली 9 है, अब मुझे एक बात आप सब बच्चे ये बताएं कि अगर अप्रॉक्सीमेटली 0.9988 है आंसर, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 9 के इक्वलेंट कैसे है? 0.9 के इक्वलेंट इसको कैसे कह सकते हो? मैथ स्टूडेंट्स हो, बताओ इस चीज़ का जवाब दो। क्या किया इसको? राउंड ऑफ किया? किस रूल के तहत आपने इसको कहा कि ये मेरे पास 0 पॉइंट क्या आता है, सॉरी 9, जैसे मैं भी आपको बताती हूँ। 1 मिनट, ये बात मुझे सबने आपने समझानी है मैम, ये हमने किस तरह से प्रूव किया ये बात, ठीक है? अब सब गायब होना शुरू हो जाना, ठीक है? तो अटेंडेंस हुए अभी 20 मिनट है, मैं किसी की भी अटेंडेंस चेंज कर दूँगी। समझ रहे हैं ये बेवकूफ़ है, हम क्लास ले रहे हैं ना तो मैम जो है ना वो बेवकूफ़ बैठी हुई है सामने। कोई आप अपनी मेच्योरिटी लेवल पे मुझे दिखा दो कि आप लोग कितने मेच्योर हो। सबसे हाईएस्ट आपका वो सेमेस्टर है तो आप लोगों की ऐसी हरकतें हैं। यहाँ पे दिखाएं कि ये मुझे आप ये बताएं कि ये जो 0 पॉइंट ये आपकी क्लास में कोई 40 बच्चे होंगे हैं जिन्होंने ये काम किया। ये 0.9988 है। यहाँ तक आंसर निकालने के बाद भी इसको कहा हुआ है ये अप्रॉक्सीमेटली 0.9 है। ये कैसे है? हाँ जी, ये 0.9 राउंड ऑफ किया आपने, ठीक है? ये राउंड ऑफ से ही बात करते हो ना कि अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्विवेलेंट, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 1.54 लिखा हो तो अगर मैंने इसमें से सिर्फ पॉइंट के बाद 1 नंबर कंसिडर करना हो तो मैं चेक करूँगी कि ये नंबर 5 है या नहीं है।
अगर तो ये 5 है तो इसको राउंड ऑफ करके ये यानी कि 1.6 के अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है, तब मैं कहती हूँ। अगर नहीं है तो ये फिर 1.5 के अप्रॉक्सीमेटली। अब मुझे यहाँ पे आप लोग ये बताएं, मैथ स्टूडेंट्स हैं, इसको अप्रॉक्सीमेटली इस चीज़ के इक्वलेंट कैसे ये 30-40 बच्चों ने कह दिया? ये 1 के अप्रोक्सीमेट है, 0.9 के नहीं। नहीं, ये मुझे बताएं ना, ये मैं भी असाइनमेंट्स निकाल लूँगी जिन जिन बच्चों ने ये काम किया। खुद ही हैंड रेज कर लें जिन जिन्होंने चीटिंग कर करके एक दूसरे की। मैं ये नहीं मानती कि किसी एक बच्चे ने भी इस तरह यहाँ पे स्टॉप नहीं किया। सब ने उसको, अगर किसी एक ने किया था ना ये अप्रॉक्सीमेटली 0.9 है, तो सब बच्चों ने उसको 0.9 के इक्विवेलेंट कर दिया। बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये किया, लाजमी किया उन्होंने। जैसे ये तो पता नहीं, वो कोई शर्फ नहीं होता कि ये नहीं किया तो पता नहीं शायद हमारा जवाब गलत हो जाए। और अभी किसकी असाइनमेंट घूमी है ये भी मुझे बताओ। हाँ जी, हाफिजा सवेरा, CR और GR तो मुझे बताया ना, ये किसकी असाइनमेंट थी जो पूरी क्लास में सर्कुलेट हुई है? मार्क्स तो आपको मिल गया, मैं मार्क्स तो नहीं काटने वाली ना आप लोगों के। तो अब खुद ही मुझे बता देंगे किसने पूरी क्लास में अपनी असाइनमेंट जो है वो सर्कुलेट की है। कोई भी नहीं बोलेगा, है ना? तो आप लोग समझते हैं टीचर को नहीं पता चलता, टीचर को हर चीज़ का पता चल जाता है। और अब देखना मिड का जो पेपर हो ना, आप लोग सब ने एक दूसरे को ऐसे नकल करानी है जैसे कोई सवाब का काम है। या हमने नकल ना कराई तो पता नहीं हमारा आखिरी सेमेस्टर में उससे लड़ाई ना हो जाए। ये तो आप लोगों की जजमेंट है अपनी फ्रेंडशिप को जज करने की। क्लासेस हमने नहीं लेनी, हमने टीचर से कंसर्न नहीं करना, हमने ये अनफेयर जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करना है और हमने टॉप कर जाना है। 4 जीपीए जाने चाहिए, नहीं तो पता नहीं रोटी नहीं हजम होनी, या नहीं तो पता नहीं क्या होगा। नंबर जो नकल से ले हैं उनका तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो चाहे अभी आप लोग मुझसे 4 जीपीए लिखवा लेंगे, मैम आप हमें 4 जीपीए देंगे लेकिन हम नकल नहीं करेंगे। आपको मैंने फर्स्ट असाइनमेंट में बता दिया था, मैंने कहा यहाँ पे मुझे सबका पता चल गया कि पूरी क्लास ने एक ही असाइनमेंट कॉपी की हुई है, पूरी क्लास में। और अब जब सेकंड में अगर आपने ये चीज़ नहीं सुनी थी कि मैम को फर्स्ट में पता चल गया है, तो सेकंड में भी मैम को पता चल ही जाएगा ना। लेकिन सब ने ऐसे ही किया, सब ने 0.9। या तो आतिका ने सबको सेंड किया। हाँ जी, आतिका सलीम। जी मैम। हाँ जी बच्चे, ये क्या काम हुआ है बताओ जरा। मैम मैंने सबको सेंड की थी। किसको की थी? नहीं मैम, बस टर्म हो गई थी। किसको की थी? मैम कुछ तो। अच्छा जी, एक को की थी। नहीं मैम, कुछ में एक नहीं आता, कुछ में कुछ आते हैं। कुछ को की थी। मैम बट मैंने सॉल्व करके आतिका से आंसर मैच किए थे, उसके बाद मैंने काफी बच्चों ने मैम असाइनमेंट को सॉल्व की थी। मुझे ऐसा नहीं नहीं है कि बच्चे, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ कि बच्चों ने असाइनमेंट A to Z कॉपी की है। बंदा कहता है ना कि चलो एक चीज़ पे मुझे लगे, एक क्वेश्चन पे लगे, एक एक स्टेप जहाँ किसी ने इक्वल साइन मार्क किया है, जहाँ किसी ने 1 में से सब्ट्रैक्ट किया है विदाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट, सबने ये काम किया। बच्चे मैं आपको हकीकत बात बता रही हूँ, ये आपकी जो फ्रेंडशिप है उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं करता कि आप लोग एक दूसरे को नकलें करा रहे हैं इस तरह से। अब एग्जाम में भी ऐसे सबके 20-20 नंबर आ रहे होंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि आप लोग काम नहीं ये करते हैं। अब आप लोग अपने एक बात सोचें, अपने क्विज़ेस के मार्क्स देखें, क्विज 1 के और क्विज 2 के मार्क्स, उनमें कितनी वेरिएशन है? किसी ने नोट डाउन किया? उसमें आपके 10-10 मार्क्स क्यों नहीं आए? ये सब भी अगर पढ़ने वाले बच्चे हों तो किसी के 10 आए, किसी के 9 आए, किसी के 8 आए। क्विज में मार्क्स आ रहे हैं 6, 5, 8, 4, इस तरह से मार्क्स आ रहे हैं। ये आप लोग किसी को हेल्प आउट नहीं कर रहे, आप उसका नुकसान ही कर रहे हैं कि लो जी बनी बनाए असाइनमेंट करो और मार्क्स ले लो। और बाद में इसी तरह आप लोगों ने मिड के पेपर में फाइल्स शेयर करनी है और आप लोगों ने कहना जी मैंने तो अपनी प्रूफ कर दिया आज फ्रेंडशिप
कि उसको मैंने अपनी पूरी की पूरी फाइल सेंड कर दिया, तो मेरी मेहनत ले लो जी, तुम भी ले लो। एक ने तो मेहनत से 20 नंबर लिए होंगे और एक ने नकल से लिए होंगे, और वो आगे भी यही सबक देगा। जिसने मेहनत से लिए होंगे वो आगे कभी भी नहीं कहेगा कि चीटिंग से, और बाद में जब आप एज अ टीचर करोगे ना ये काम और बताओगे, तो आपकी बातों में तो कोई असर ही नहीं होना, क्योंकि आप लोग सबने तो खुद नकल की होनी है। तो आप लोग तो खुश हो रहे हो ना कि हमारी क्लास का तो रिजल्ट ही बड़ा अच्छा आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आने दो, हमें क्या नकल से करें या फिर अकल से करें। नेक्स्ट जो लेक्चर था आपका वो है लेक्चर नंबर ये 1 और 2 हो गए। 3 जो था उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स आई थिंक रिवाइज किया हमने। ये कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट से रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। हाँ जी, ये क्वेश्चन फाइल दी थी मैंने आपको 10 क्वेश्चंस की, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये ए और बी एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ और सिंपल प्रोबेबिलिटी रूल्स कैसे लगते हैं। ठीक है, एक और फाइल थी एक्सियम्स के नाम से, एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के नाम से, वो है किसी के पास? इसके फौरन बाद जो थी वो एक्सिमेटिक थी, मुझे नज़र नहीं आया वो वाली फाइल जो है। मुझे लगता है इसमें सेव नहीं है, देखती हूँ चलें इसको मैं चेक करती हूँ। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है मेरे जहन में आ गई, ये उससे रिलेटेड थी, जो एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने किया था ना, ये फाइल उससे रिलेटेड मैंने आपको सेंड की हुई है, जिसमें मैंने एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, वो सारा कुछ करवाया हुआ था, उसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था। ये एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन थे, इनके सोल्यूशंस भी हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर इनमें कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लेना नेक्स्ट लेक्चर में, अगर किसी को इन 10 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, 5 इस फाइल में थे और 5 आई थिंक नेक्स्ट फाइल में थे, और इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट भी मैंने असाइन की थी, असाइनमेंट नंबर 2। इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 6 से लेके तो क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलमोस्ट सबके सोल्यूशन थे आपके पास। अब कंडीशनल कब लगता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसकी तरफ हम कब जाते हैं, जब हमें हमारे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। इसको अप्लाई करने से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ को अप्लाई करने से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वालेकुम सलाम, हाँ जी हाँ जी, सॉरी आवाज़ नहीं आ रही बच्चे। क्या कह रही है, किसी और को समझ आ रही है तो बच्चे वो इसका क्वेश्चन कह रही है, अटेंडेंस का कह रही है। मैम अटेंडेंस का कह रही है, वो कह रही है उसकी लाइट नहीं मैम थी तो अटेंडेंस लगा दी। क्या रोल नंबर है, नाम क्या है? 2 तो मैंने एब्सेंटीज मार्क शीबा की हैं। शीबा है मैम, शीबा नसर। वेरी गुड, बड़े अच्छे टाइम पे बता रही है, जब 4 मिनट रह गए, अब लॉग इन करते करते ही टाइम पूरा होता है। 1 मिनट है। अच्छा जी, कंडीशनल में साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, कंडीशनल में हमारे पास जो सैम्पल स्पेस होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जब हमें कोई रिस्ट्रिक्शन बता दी जाती है ना कि ये इवेंट हो गया है, तो हम उस इवेंट को अपनी सैम्पल स्पेस में से निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये कहते हैं कि जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करती है तो रिड्यूस सैम्पल स्पेस का वर्ड लाजमी याद रखा करें कि आपके पास जो सैम्पल स्पेस है वो रिड्यूस हो जाती है। शिवा बच्चे हम मैसेज कर देते हैं उसको। यस मैम, मैंने बताया था सवेरा को। मैम मुझे मैसेज आया था बट वो उन्होंने बिल्कुल क्लास ज्वाइन ही नहीं की थी, तो मैं इन्हें टेक्स्ट कर रही थी कि एक बार आप ज्वाइन कर लो, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया कि एक बार भी ज्वाइन नहीं की। चलो सही। अच्छा,
ये हो गया। उसके बाद अच्छा बच्चा आपकी लग गई अटेंडेंस। अच्छा यहाँ पे कंडीशनल वाली फाइल में शेयर करती हूँ आपके साथ। कंडीशनल से रिलेटेड भी एक्सरसाइज थी जिसमें आप लोगों ने मुझे उसके फाइल जो थी एक्सरसाइज की सेंड की थी, है ना। कंडीशनल की एक मैंने एक्सरसाइज आपसे मंगवाई थी और एक हमने रैंडम वाली शेयर की थी जिसमें टास्क 1 और टास्क 2 के नाम से मैंने असाइन की थी आपको। यस मैम। अच्छा इसमें हो वो भी ऐसी हुई है ना आर्तिका? वो भी सब में ऐसी शेयर हुई। नो मैम। ये आप मुझे एक बात नहीं समझ आती कि ये किसी की भी हेल्प आउट नहीं। आप लोग स्टडीज करें, आप लोग ग्रुप बना लें, उसमें आप क्वेश्चन भेजें, वो बच्चे आप फिर आप बाकी क्वेश्चंस भी शेयर करें, बाकी भी सारा काम करें बजाय के असाइनमेंट। जो असाइनमेंट है ना वो आपकी इंडिविजुअल एफर्ट है। जैसे आपका जो एग्जाम है वो आपकी इंडिविजुअल एफर्ट है, इसी तरह जो असाइनमेंट है वो भी आपकी इंडिविजुअल एफर्ट होनी चाहिए। बाकी आप स्टडी करें कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है, वॉइस नोट शेयर करें, सोल्यूशन सेंड करें, आंसर्स मैच करें। लेकिन इस तरह से जब एग्जाम में आप देखो कि आप कौन कौन अपनी फाइल शेयर करेगा, मुझे ये भी बता दो। सबने करनी है। आर्तिका को मुझे लगता है सबने आगे लगाया हुआ है कि जी आर्तिका सॉल्व करती जाएगी और हमें सेंड करती जाएगी। क्योंकि फर्स्ट जो असाइनमेंट थी ना आर्तिका बच्चे, वो भी आपसे रिजेम्बलेंस थी। अब आप ये सोचो कि आप करते काम हो सारा, लेकिन बात यह है कि जब आप सब में इस तरह से शेयर करते हैं ना, जैसे किसी को हेल्प आउट करते हैं, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं है टीचर पर। ये आप मिड में सोच समझ के फाइल शेयर कीजिएगा। और मैंने अगर किसी के ऐसे देख लिया ना तो उसके मार्क्स तो मैंने काटने हैं ना। इस टाइम पे मैंने नहीं काटे, लेकिन वो जो वैल्यूएशन होगी वो आपकी अपनी वैल्यूएशन है। आपको असाइनमेंट में फुल मार्क्स चाहिए थे, मैंने सबको फुल दे दिए। आपको असाइनमेंट 1 में भी मैंने फुल मार्क्स दे दिए, क्योंकि आप लोगों को तो मार्क्स चाहिए ना, आप लोगों को तो नॉलेज चाहिए ही नहीं। आपकी क्लास में मैं ऑरली कुछ पूछ लूँ तो वो कोई 54 में से कोई एक आधा बच्चा कह लो, एक आधा बच्चा वाली बात ये है कि जो आंसर करता है। बाकी अभी अटेंडेंस टाइम में भी कोई 10 से 15 बच्चे जो थे वो चुप करके गायब हुए हुए थे, ऑनलाइन हो गए। तो ये तो वो खुद अपने किए के आंसरेबल है। मैं तो जिस चीज़ के लिए आंसरेबल हूँ मैं वो काम अपना पूरा कर रही हूँ। जी यहाँ पे ये देखिए, कहता है वी ऑफन इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटीज व्हेन सम partial information concerning the result of the experiment is available. In such situations, the desired probabilities are conditional. अब यहाँ पे जो भी आपको रिस्ट्रिक्शन के साथ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को कहा जाएगा वो आपकी कंडीशनल है। उसका फॉर्मूला आपने लर्न आउट किया था, इंटरसेक्शन टर्म डिवाइडेड बाय ये जो स्लैश के बाद की टर्म है वो डिवाइजर में आती है। ये याद रखना, अगर ये f/e होता तो e डिवाइजर में आता, ठीक है। तो इस तरह से क्रॉसली आप इसको काम कर सकते हो। ये एग्जाम्पल थी, तो देख लीजिएगा, पहले एग्जाम्पल्स कीजिएगा, फिर एक्सरसाइज की तरफ जाइएगा। जो जो एक्सरसाइज दी हुई है आपको करने के लिए उसको सॉल्व करें। और मेरा नहीं ख्याल कि आउट ऑफ दिस सिलेबस कुछ भी आएगा। आउट ऑफ दिस सिलेबस प्रोबेबिलिटी रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो है वो फिर मैंने कुछ ऐड किया, लेकिन जो आप कह लो कि आपका जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है ना, अगर आप इन्हीं को कर लो तो इंशाल्लाह आप अपना पेपर कर सकते हो विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी अनफेयर मीन्स जो आप यूज़ करते हो। जी मुझे फाइल सेंड कर दो, ये काम कर दो, या स्क्रीनशॉट भेज दो अपने काम का, तो वो किए बगैर आप ये काम कर सकते हैं। बात फिर उसी चीज़ पे आती है कि अगर आप लोगों ने करना हो तो मल्टीप्लिकेशन रूल देख लें। इंटरसेक्शन जब टर्म आती है आपके पास एंड की फॉर्म में जब आता है तब आप इसको मल्टीप्लिकेशन रूल कहते हैं, और इसमें आप उसको स्प्लिट करते हैं बाय यूजिंग द कंडीशनल यानी कि स्टेटमेंट अपनी। और या फिर आप इसको, अगर आपके पास इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, मल्टीपल यूज करते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कंडीशनल में आपके पास इवेंट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये ज़हन में रखना है। कंडीशनल में आपके पास इवेंट डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसमें गिवन दैट वाली रिस्ट्रिक्शन फॉलो कर रहे होते हो। गिवन दैट का मतलब है कि आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, उस इवेंट को हो गया है, अब उस इवेंट के होने की वजह से जो नेक्स्ट इवेंट है वो क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे आप डिपेंडेंसी को चेक कर रहे हो, ठीक है।
तो कंडीशनल में आप याद रखो कि इवेंट जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन लॉ जब आपके पास इंडिपेंडेंट आता है इवेंट्स, तब आप क्या करते हो, अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो वो आपका ए एंड बी इस फॉर्मूले से एवेलुएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कीजिएगा। इसके एक्सरसाइज में से भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कीजिएगा। ये जो 4 से 5 लेक्चर्स हमारे प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल पे बेस करते हैं, तो ये करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे लेक्चर में जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पे डिस्कशन होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको भी रीड आउट करके आइएगा। अगर कोई